हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस का पार्ट नंबर 3 करेंगे। 2 पार्ट आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 में उसकी इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा था, और पार्ट नंबर 2 में उसके फुल फ्लेश 3 क्वेश्चन किए थे। होप कि आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में फुल नॉलेज होगी। तो आज हमारा ट्रायल बैलेंस का लास्ट पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, और साथ में एरर्स डिटेक्टेड एंड नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। इसके बारे में पूरा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और उधर ही हम ट्रायल बैलेंस को समाप्त खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, हमने एक ही मोटो रखा है कि कंसेप्ट पाओ मार्क्स लो। आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, मार्क्स आपकी ओर अपने आप आएंगे। तो आपने ज्यादा क्रैमिंग पे नहीं जाना। अकाउंटेंसी एक कंसेप्शनल सब्जेक्ट है, और साथ में ही बता दूं, जो आपके पहले के 13 लेक्चर्स हैं, आप उससे पहले देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आइए। जो इस चैनल पर नए हैं उनको मेरी ओर से ये सजेशन है, क्योंकि आपको 14 लेक्चर तब तक समझ नहीं आएगा जितने आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपके सेल्फ मेड नोट्स ही आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो ये आपकी पीडीएफ जो आज मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस खत्म होने दो, उसके बाद आपको फुल फ्लेज्ड पीडीएफ दे दूंगा मैं। तो ट्रायल बैलेंस में आज हमने करना है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। हमने क्लोजिंग स्टॉक को कैसे ट्रीट करना है ट्रायल बैलेंस में। तो आप सभी को पता है 2 तरह के स्टॉक होते हैं, ठीक है। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक वो चीज है जो आपकी दुकान पे सामान पड़ा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। जो आप उसे सेल करने के लिए आपने जो सामान अपनी दुकान पे रखा है, जिसका आप व्यापार करते हो, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। अब 2 तरह के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो इंग्लिश वर्ड है, इसको तो आप जानते ही, ओपनिंग खोलना, क्लोजिंग बंद करना, ठीक है। तो ये वैसा ही है, मिलता जुलता। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? देखो, आपको पता है आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही आपका होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर है। फॉर एग्जांपल, आपकी अब आज है 31 मार्च, आप अपनी दुकान को बंद कर रहे हो, आपकी दुकान में 1000 का स्टॉक पड़ा है। क्या इस 31 मार्च को आप ये सारा 1000 का 1000 स्टॉक बेच दोगे? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगले दिन तक कोई स्टॉक बचा होगा, बचेगा। पॉसिबिलिटी क्या होएगा ही होएगा। ये तो ऐसा तो बड़ा रेयर केस होगा कि आप सारा का सारा स्टॉक 31 मार्च को बेच दोगे, ठीक है। तो ये जो आप बंद कर रहे हो 31 मार्च को अपने अकाउंट्स, उस दिन जो लास्ट में आपका स्टॉक बचा है, उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब जब आप 1 अप्रैल को अपनी दुकान का शटर फिर से उठाओगे, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नए खाते बनाना स्टार्ट करोगे, तो उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आपके पास स्टॉक पड़ा होता है, उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। जो आपने दुकान बंद की, उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और एक और चीज याद रखिए, एक दिन पुराना क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन सुबह का ओपनिंग स्टॉक होता है। फॉर एग्जांपल, आज रात को आप दुकान बंद करते हो, आपकी दुकान में स्टॉक था 100 रुपए का, तो अगले दिन जब आप दुकान खोलोगे तब आपका ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? तब भी तो 100 का ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसे हमने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट कैसे करना है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। हमने ट्रायल बैलेंस बनाए थे, उधर हमने ओपनिंग स्टॉक बताया था, कहां पे आता था? डेबिट साइड। और दूसरा आता था परचेजेस भी डेबिट साइड, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट मैंने अभी बताना है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? वो डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा? तो मैं बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज शोन इन द फुटनोट। आपसे पूछा जा सकता है क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे आएगा, तो आपने उधर लिखना है इट इज शोन इन द फुटनोट, ठीक है। लेकिन सब्र करो थोड़ा, इसके ऊपर थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी है। तो ये भी चीज याद रखिए, नेचुरली आपका ज्यादातर क्लोजिंग स्टॉक जो है फुटनोट में ही आता है, लेकिन
ये जब आपके ट्रायल बैलेंस में परचेज की जगह, ठीक है, परचेज की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टमेंट परचेज लिखा हो, तब आपके ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा और ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। इसे अपने नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। क्या लिखना है आपने? अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टमेंट परचेज ट्रायल बैलेंस में आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। ऐसे आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता अगर सिंपल हम बात करें परचेजेस की। अब इसका मेन रीजन भी है, इसका मैं आपको रीजन भी बताता हूं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि इतना भेदभाव क्यों है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा क्या ओपनिंग स्टॉक उससे नाराज हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या है फॉर्मूला? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS, उससे ही बोलते हैं, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपका ओपनिंग स्टॉक है 100 का, आपने परचेजेस की, ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूं मैं इधर, आपने परचेजेस की 120 की, ठीक है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो बच गया सामान वो था 20 का। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है 100 माइनस 120, सॉरी प्लस 120, 220 में से 20 काटे तो 200 आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हो माइनस किया, एक्सक्लूड हो गया, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उस कारण हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। और ओपनिंग स्टॉक तो इसमें पहले का इंक्लूडेड है, इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं डालते। यह मेन रीजन है क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में आने का एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्योंकि उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने माइनस कर दिया था, जो क्लोजिंग स्टॉक था, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से क्लोजिंग स्टॉक पहले का माइनस कर दिया था, उस कारण हमें क्लोजिंग स्टॉक को शो करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। होप की क्लियर होगा। यही था आपका ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी मेरे एंड से मैं चाहता हूं कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें आपने याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक ऐसे आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे आता है, फुटनोट में आता है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टमेंट परचेज होगा ट्रायल बैलेंस में तो आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरर्स। अब हमने इस वीडियो में पढ़ने हैं दो तरह के एरर्स। एक आपका आ जाता है एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस गलतियां नहीं ढूंढ पाएगा। दूसरा हमने पढ़ना है एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, जो एरर ट्रायल बैलेंस ढूंढ पाएगा। ठीक है, दो तरह के हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना नॉट डिस्क्लोज वाले तो याद रखना, क्योंकि उधर MCQ आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। तो उसके बारे में मैं बता देता हूं। आप सभी को याद होगा हमने लास्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस किया, एक हमने वो वाला क्वेश्चन किया जिसकी मैंने आपको जर्नल एंट्री भी कराई है, उसके बाद उसका लेजर बनवाया था, उसके बाद हमने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। दिखा देता हूं एक बार आपको मैं। तो ये हमारी कुछ जर्नल एंट्री थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री के टाइम दिया था। उसके बाद हमने इसकी जर्नल एंट्री की थी। जर्नल एंट्री के बाद हमने इसकी लेजर अकाउंट भी किए थे। ठीक है, आप सभी को याद होगा। लेकिन फिर मैंने आपको जब कल हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया, मैंने जब वीडियो शूट करने से पहले अपना ट्रायल बैलेंस चेक करने की कोशिश की तो मेरा ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं आया। क्यों ठीक नहीं आया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, मैंने गलती से कैपिटल अकाउंट में 100 की जगह 10 लिख दिया था। जैसे इधर अभी भी इधर टोटल में मैंने 10 ही रहने दिया, गलती मिस्टेक हो गई, मैंने इधर देखा नहीं है, तो इसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो उसके कारण मेरा ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं आ रहा था। तो यही गलती मैंने ढूंढ ली, तो हम कह सकते हैं ये एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस है। ये एरर ट्रायल बैलेंस ने मुझे ढूंढने में मदद की। तो अब हम पढ़ते हैं ऐसे कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस ढूंढने में मदद नहीं करेंगे। तो पहला एरर आपका आता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, ओमिशन वर्ड बना है ओमिट से।
ठीक है, और ओमिट वर्ड, ठीक है, ओमिट वर्ड का क्या मतलब है, भूल जाना, ठीक है, छोड़ देना एक तरह का आप कह सकते हो। इफ अ ट्रांसेक्शन वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी इफेक्टेड। इसका मतलब है, देखो, ट्रायल बैलेंस कब कब आपकी गलती नहीं ढूंढ पाएगी, जब जब आपने डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रखा है, तब तब वो आपकी एंट्री नहीं, आपकी जो गलती है वो नहीं ढूंढ पाएगी। तो ये जो एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन कहता है कि आप एंट्री करना ही भूल चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एंट्री लेता हूं, फर्नीचर परचेस्ड, मैंने एंट्री क्या ली, फर्नीचर परचेज, उसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू कैश। अब क्या हुआ, मैंने ना ही फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की एंट्री की और ना ही कैश की एंट्री की, ये पूरी की पूरी एंट्री कह रहा हूं मैं भूल गया, ठीक है। तो ये जो गलती है ये ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि देखो फर्नीचर इधर समझ लो 100 रुपीज हमने डेबिट करना था और 100 हमने क्रेडिट करना था, तो मैं भूल गया, ना ही इधर डेबिट हुआ ना ही इधर क्रेडिट हुआ, तो कैसे डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएंगे, दोनों साइड के इफेक्ट हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल आना चाहिए था 1000 डेबिट साइड और 1000 क्रेडिट साइड, लेकिन मैंने फर्नीचर 100 रुपए का इधर भी नहीं डाला डेबिट साइड में, और कैश जो 100 रुपए का माइनस होना था क्रेडिट साइड में नहीं डाला, तो उस कारण दोनों का बैलेंस कितना आ रहा है, 900, और इसका भी बैलेंस 900 आ रहा है। ट्रायल बैलेंस ठीक तो आ रहा है, मुझे कहां से सपना आएगा कि मैंने एक एंट्री करना भूल चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तभी गलती ढूंढ सकते हैं जब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या हो गया, आप एंट्री करना भूल चुके हो, आपने एंट्री में ना ही डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, उस कारण हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही आ रहा है। फिर भी आगे बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन क्या है, इफ a transaction was record debited or credited to a wrong account with correct amount and on the correct side। error of commission क्या है, आपने क्या किया, एक ट्रांसैक्शन पास की, गलती होगी है में से, लेकिन गलत अकाउंट में लेकिन सही जगह पे। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे दो डेटर्स हैं, एक राम अकाउंट एक श्याम अकाउंट, मेरे ये हैं दो डेटर, ठीक है, राम अकाउंट श्याम अकाउंट। मैंने क्या करना था, राम अकाउंट में डेबिट करने थे 500 रुपया, लेकिन गलती से मैंने श्याम अकाउंट को कर दिया 500 रुपया डेबिट। बस गलती क्या मेरे से हो गई, मैंने राम को करना था मैंने श्याम को कर दिया, लेकिन किया तो डेबिट ही है ना। हमें लेना देना है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाए, और वो ट्रायल बैलेंस ले आएगा। हमने श्याम में डेबिट कर दिया 500 रुपया, हमने करना राम में से था, तो उससे कोई भी गलती का हमें पता नहीं चलेगा। हमने बस राम श्याम के अकाउंट से ही माइनस किए हैं, राम के अकाउंट से नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। तो उस कारण ये जो एरर ऑफ कमीशन है वो भी नहीं ढूंढ पाएगा। अब बात करते हैं कंपनसेटरी एरर, कंपनसेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर एरर्स विच आर न्यूट्रलाइज्ड बाय अ कमीशन ऑफ अनदर एरर। इसमें क्या होती है, दो गलतियां हो जाती हैं। पहले तो एक गलती हुई आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट साइड 10 रुपए डालना भूल गए। पहली गलती आपकी क्या हुई, आप क्रेडिट साइड 10 रुपए डालना भूल गए। अब क्या हुआ, एक और गलती आपसे हो गई, आपने डेबिट साइड का एक राम अकाउंट था उसके 10 रुपए गिनना भूल गए। तो देखो डेबिट भी 10 रुपए कम हो गया, क्रेडिट भी 10 रुपए कम हो गया, लेकिन ये दोनों गलतियां ही हैं। तो ये आपकी होती है कंपनसेटरी एरर, एक दूसरे को कंपनसेट कर गए, एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा लिया। तो ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस एरर आर नोन एज कंपनसेटरी एरर, और ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इधर भी एक बार पढ़ लेते हैं, द ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। आपने क्या किया, अपनी सेल्स बुक को 3000 ज्यादा लिख लिया, एंड देयर बाय द एक्सेस क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट विल बी एरिथमेटिकल ऑफसेट आइदर बाय ओवर डेबिटिंग। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी सेल्स बुक को 3000 ज्यादा क्रेडिट कर दिया, होना असली में 10,000 था, आपने उसे कर दिया समझ लो 13,000,
लेकिन आपसे एक और गलती हो गई, आपने क्या किया, एक कोई अकाउंट था उधर आपने 3000 डेबिट कम कर दिया, ठीक है, उधर आपने 3000 डेबिट ज्यादा कर दिया, सॉरी, ठीक है, तो तब भी तो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाएगा। हमारा इक्वल कब नहीं आएगा, जब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं, जब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा। जब आपने दोनों ही डेबिट और क्रेडिट में गलती कर दिया तो वो तो ढूंढ ही नहीं पाएगा ट्रायल बैलेंस। अगला आता है रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक। अगर आप गलती कर दोगे कभी कभार सब्सिडरी बुक में रॉन्ग एंट्री करके, ठीक है, if a wrong amount is written in subsidiary book then entries on both the debit and credit side will be on the basis of wrong amount and the trial balance will neutrally agree. For example, आपने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, आपने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने फर्नीचर खरीदा था 100 रुपए का, आपकी एंट्री कितने की होनी थी, 100 की, लेकिन आपने गलती से एंट्री कर दी है 10 रुपए की। कैश में भी 10, क्रेडिट में भी, डेबिट में भी 10 और क्रेडिट में भी 10, तो ये भी गलती आपका ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा। आपसे उधर एमसीक्यू पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन अ ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट, या आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का एरर। तो क्या है ये प्रिंसिपल का एरर? एरर ऑफ प्रिंसिपल लाइक फर्नीचर परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट या बिल्डिंग सोल्ड क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, कमीशन पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस एज दे आर रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और स्पेंड बिटवीन रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक रेवेन्यू आपका कह सकते हो, तो क्या था रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल जो ज्यादा अमाउंट की हो, मतलब आप वंस इन ए ब्लू मून करते हो या आप कह सकते हो सालों में एक बारी, ठीक है। तो क्या है, आपने क्या याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करने पे क्या एंट्री होगी? फर्नीचर टू कैश, लेकिन गलती से मैंने फर्नीचर की जगह यूज कर दिया परचेज। देखो फर्नीचर का भी बैलेंस डेबिट होता है, मैंने आपको पीछे बताया, और परचेज का बैलेंस भी डेबिट होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे हमने ये परचेज अकाउंट बनाया था, अगर परचेज अकाउंट एक और हम डाल देते हैं टू कैश 10 रुपए, और ये जो आपका इधर ये 30 का बैलेंस हो जाता, और ये जो हमने फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है, ये जो मशीनरी परचेज की थी, अगर इसकी एंट्री नहीं करूं बैलेंस तो बराबर ही आएगा ना, बैलेंस तब भी बराबर ही आएगा। मतलब इसका डेबिट करना मैं भूल गया, वो मैंने इसका डेबिट गलती से परचेज में डाल दिया, उस कारण आपका बैलेंस तब भी बराबर ही आएगा। आपका बराबर कब नहीं आएगा? जब आपका डेबिट करने की बजाय आपने क्रेडिट कर दोगे, या क्रेडिट करने के बजाय आप डेबिट कर दोगे, तब आपकी गलती ढूंढी जा सकती है, ऐसे नहीं ढूंढी जाएगी गलती, ठीक है। एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बेची लेकिन क्रेडिट कर दिया उसे सेल पे। आपने बिल्डिंग बेची थी तो एंट्री होनी थी कैश टू बिल्डिंग, लेकिन आपने एंट्री कर दी कैश टू सेल, तो क्या हो गया? बिल्डिंग में से अमाउंट नहीं कटा, सेल में से आ गया, ठीक है। तो ये आपके होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इस चीज में आपने ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये 5 ऐसे एरर हैं जो डिस्क्लोज नहीं हो पाते ट्रायल बैलेंस से। अब हम बात करते हैं द एरर्स आर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, जो गलतियां ट्रायल बैलेंस ढूंढ पाएगा। अभी तक ट्रायल बैलेंस हमारी गलतियां नहीं ढूंढ पा रहा था, अब ट्रायल बैलेंस गलती ढूंढ पाएगा। तो कौन से हैं वो? पहला आ जाता है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। अगर आपने किसी सब्सिडरी बुक को गलत टोटल कर दिया है, जैसे कि हमने कर दिया था, जैसे कि हमने
कैपिटल अकाउंट को टोटल किया था 10 रुपए और हमारा ट्रायल बैलेंस गलत आ रहा था 10 रुपए के हिसाब से। फिर मैंने ढूंढा, मैंने कहा ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कैपिटल तो असली में 100 रुपए की थी। फिर मैंने एक और जीरो लगाया, तब जाके मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल आया था। तो ये आपकी पहली गलती होगी कि रॉन्ग टोटलिंग अगर आप कर दो गलती से। नेक्स्ट था आपका पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, ये तो रॉन्ग टोटलिंग हो गया कि गलत टोटल करना। अब ये आ गया पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट भी वही हो गया कि आपने जैसे 100 रुपए का 10 रुपए एंटर कर दिया, या 750 की जगह आपने 570 रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अगर आप डेबिट साइड में भी 570 डालते हो और क्रेडिट साइड में भी 570 डालते हो तो ये गलती नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन अगर आप डेबिट साइड में 750 डालते हो और क्रेडिट साइड में 570 डालते हो तो ये जो गलती है ये ट्रायल बैलेंस आपका ढूंढ पाएगा। तब आपका ट्रायल बैलेंस आंसर सेम नहीं आएगा, तो उस कारण ये गलती ढूंढ लेगा। आपने इसमें याद रखना है, पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट विल बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है पोस्टिंग एन अमाउंट ऑफ द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। अभी ऊपर हमने क्या बात की थी, ठीक है, ये वाली हमने पढ़ा था अभी, एरर ऑफ कमीशन। एक अकाउंट के दूसरे अकाउंट में डाल दिया लेकिन सेम साइड पे, तो ये गलती नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन डिस्क्लोज वाले में हम पढ़ रहे हैं पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। आपने एंट्री करनी थी राम के डेबिट साइड, लेकिन आपने एंट्री कर दी श्याम के क्रेडिट साइड, तो ये गलती ढूंढ लेगा क्योंकि डेबिट का आपने क्रेडिट कर दिया, राम का आपने श्याम कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो गलती नहीं इतनी ढूंढ पाएगा। लेकिन आपने डेबिट का क्रेडिट कर दिया, वो गलती वो ढूंढ लेगा। तो उसे हम बोलेंगे पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट विल बी इफेक्टेड एंड विल बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जांपल हम इधर पढ़ लेते हैं, अ क्रेडिट सेल मेड टू ए कस्टमर ऑफ ₹500 हैड बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। आपने कस्टमर का कोई अकाउंट था, फॉर एग्जांपल यूर राम को हमने क्रेडिट करना था 500 से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डेबिट। एज ए रिजल्ट द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय 1000। लेकिन आपने क्या कर दिया, गलती से आपने इसे डेबिट कर दिया, ठीक है, नहीं आपने इसे करना डेबिट था, लेकिन आपने इसे कर दिया क्रेडिट, तो इस कारण आपका 1000 रुपए बैलेंस ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू क्रेडिट का 1000 ज्यादा आएगा क्योंकि डबल आपका हो जाएगा इसमें इफेक्ट। आगे हम बात करते हैं पोस्टिंग ट्वाइस टू ए लेजर। अब आप कभी कभार क्या करोगे, लेजर में 2 बार एंट्री कर दोगे। हमारी एंट्री थी कैश टू सेल, आपने क्या किया, कैश अकाउंट में 2 बार एंट्री कर दी लेकिन सेल अकाउंट में एक ही बारी की, तो उससे क्या होगा, कैश में समझ लो आपने 2 बारी 500 रुपए डाल दिया, लेकिन सेल में आपने एक ही बारी 500 डाला, आपका कैश कितना आया 1000, लेकिन सेल कितना आया 500। तो ऑब्वियसली बात है डेबिट आपने 1000 कर दिया, क्रेडिट आपने 500 कर दिया, तो ये गलती ढूंढ पाएगा। अगला है ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जांपल हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया था, इसमें से मैं अगर कोई भी अकाउंट, ये जो 10 अकाउंट हैं इसमें से कोई भी एक अकाउंट मैं भूल जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डालना भूल जाता हूं, तब तो इसका टोटल आता 130 और इसका टोटल आता 140। तो उधर कहां टोटल हुआ, टोटल बराबर हुआ नहीं हुआ, तो उस कारण हम इसे भी क्या बोलेंगे, ये एरर डिस्क्लोज कर लेगा। ठीक है, होप की क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं लास्ट क्या है, बैलेंस ऑफ अकाउंट रिटर्न टू द रॉन्ग साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आपने किसी अकाउंट का जो टोटल था उसे गलत साइड पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये हमने क्रेडिट साइड डालना था 10 रुपए, लेकिन गलती से मैंने इधर 10 रुपए डाल दिया, तो इसका टोटल आपका हो जाएगा 150 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 130। क्या ये मिल रहा है, नहीं, बैलेंस टोटल नहीं मिला। तो इधर से हमें पता चल जाता है कि अगर आप डेबिट और क्रेडिट के साथ छेड़खानी करोगे तो तब आपकी वो गलती ढूंढ लेगा। लेकिन आपने अगर डेबिट की जगह डेबिट ही किया, क्रेडिट की जगह क्रेडिट ही किया, तो तब आपकी वो गलती नहीं ढूंढ पाता। तो इस चीज के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा याद रखना है, अगर डेबिट और क्रेडिट हमारे दोनों इक्वल अमाउंट से हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमने डेबिट की अमाउंट क्रेडिट में डाल दी और क्रेडिट की अमाउंट डेबिट में डाल दिया
तो तब हमारी ये गलती ढूंढ लेता है ट्रायल बैलेंस और हमें बता देता है कि जनाब आप कहीं गलती कर रहे हो, आप अपनी गलती ढूंढ लो, देख लो, आपने कहीं लेजर बनाने में कहीं गलती की है, आपसे कुछ भी हो सकता है कि आपने टोटलिंग में क्या तक गलती की हो। तो आज की हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, होप कि आपको मजा आया होगा। थोड़ा सा था ये बोरिंग, लेकिन आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरर होते हैं, कौन कौन से ये एरर्स आपके रिवील कर पाते हैं ट्रायल बैलेंस और कौन कौन से नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 या 2 MCQ अगर आ गए तो वो आपके लिए चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी टेस्ट योरसेल्फ, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे कि किस तरह का ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस। और जो स्टूडेंट्स ये PDF चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए IG क्लासेस, उधर से ज्वाइन कर लीजिए। हम उधर आपको इस लेक्चर के बाद ये PDF प्रोवाइड कर देंगे।